हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राम बजाज है। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम जीएसटी के कुछ सीरीज चला रहे थे, उसमें हमारा अभी चैप्टर चल रहा था रजिस्ट्रेशन। लास्ट वाली सीरीज में हमने रजिस्ट्रेशन में सेक्शन 22, 23, 24 और 25 देखा था। अब हम देखते हैं 26 से लेके सेक्शन 30 तक। इसकी कल जो लास्ट सीरीज होगी उसमें होगा रूल नोटिफिकेशन सर्कुलर रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि रजिस्ट्रेशन इज वेरी वाइड टॉपिक। एक्चुअली में रजिस्ट्रेशन में हुआ क्या कि एक और रूल रूल इसमें बहुत ज्यादा आ गए, क्योंकि सिंस ये प्रोसेस ओरिएंटेड, तो इस वजह से इसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो गया रूल की वजह से। बट सिंस की एक्ट सब कुछ होता है, रूल भी एक्ट से डिराइड होते हैं। तो हम पहले देख रहे थे कि भाई एक्ट क्या बोलता है उन स्पेसिफिक चीजों के बारे में। जैसे अभी रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिनका 3B फाइल नहीं हुआ, अभी डिपार्टमेंट कर रहा है स्पेशल वेवर के थ्रू, तो उनको वो अथॉरिटी कहाँ से आई, वो सब चीजें हम कल डिस्कस करेंगे और कुछ चीजों के बारे में आज करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। डिम्ड रजिस्ट्रेशन सेक्शन 26। डिम्ड रजिस्ट्रेशन, ये सेक्शन क्या बोलता है? सेक्शन 26 ऑफ सेक्शन 1, द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन or the unique identity number under the State Goods and Service Tax Act or the Union Territory Act shall be deemed to be grant of registration of the unique identity number of this subject to the condition that application for registration or unique identity number has not been rejected under this act within the time specified in the subsection 10 of the section 25। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जो रूल्स में टाइम लिमिट दी हुई है ना कि भाई असेसिंग ऑफिसर या पीओ है, वो उसको रिजेक्ट कर सकता है या क्वेरी दे सकता है। अगर उसके अंदर उसने क्वेरी नहीं दी तो ये डिम रजिस्ट्रेशन में चला जाएगा। मतलब जो आपको एआरएन आया हुआ है वही आपके उसके बेसिस पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये स्टेच्यू ने अथॉरिटी दी है कि ताकि डिपार्टमेंट हर जगह अपनी ना लगा सके। सिंस जीएसटी पोर्टल पे है, सारा चलता है, सिस्टम ओरिएंटेड है, तो ये चीज उसको फैसिलिटेट करने के लिए दिया गया है। आगे नेक्स्ट सेक्शन सबसेक्शन 2, ये क्या बोलता है? नाउ विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 2510 रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन और यूनिक आइडेंटिटी नंबर ऑफ स्टेट गुड्स एंड टैक्स shall be deemed to be rejection of application for the registration under this act। ये सेक्शन ये बोलता है कि जैसे देखो जीएसटी में हम रजिस्ट्रेशन तो पोर्टल पे सिंगल करते हैं, बट वही रजिस्ट्रेशन हमारा सीजीएसटी एक्ट के लिए होता है, एसजीएसटी एक्ट के लिए होता है और यूजीएसटी एक्ट के लिए होता है, इज द केस में भी। तो अब प्रैक्टिकली होगा क्या अगर ये सेक्शन नहीं हो? तो कोई बंदा कोर्ट में या इस चीज पे भी तो अपील कर सकता है कि सर मैंने रजिस्ट्रेशन किए के लिए अप्लाई किया, एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों के लिए, बट जो मेरी रिजेक्शन किया है वो किया है सीजीएसटी वालों ने। तो सब एसजीएसटी में तो मेरा डिम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना, क्योंकि उन्होंने मेरा टाइम पीरियड पे उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इस चीज से बचने के लिए उन्होंने बोला कि भैया अगर एक बंदे ने कर दिया, कोई भी ऑफिसर ने, तो बाकी लोगों के लिए भी वो रिजेक्शन है। मतलब प्रैक्टिकली होता है क्या है कि अपने यहाँ देश में लोग छोटी छोटी बात पे कोर्ट पे चले जाते हैं। जैसे अगर आपने सलमान खान ऐश्वर्या की एक मूवी आई थी, हम हम दिल दे चुके सनम, हाँ वही थी। उसमें अजय देवगन एडवोकेट होता है, ठीक है। तो ऐश्वर्या को वो बोलता है कि भैया मैं तो है ना बहुत बोरिंग आदमी हूँ, हम तो वकील है, हम तो इस चीज पे भी बहस करते हैं कोर्ट में कि जो सीढ़ियां ऊपर जाती है वही सीढ़ी नीचे आती है कि नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई अगर चीज लॉ में स्पेसिफाइड नहीं होती एक्ट में, तो डिस्प्यूट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं हर चीज पे। तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया है कि जहां तक हो सके डिस्प्यूट कम करने की ट्राई की है, जो उन्होंने पहले देखे थे इन द केस ऑफ वेट सर्विस टैक्स एक्साइज। अब जैसे कई प्रोविजन हमने पहले भी पढ़ी थी, मतलब आपको जैसे देखने से ही लगेगा कि मतलब ये चीज ओवरकम कर रहे हैं, वो चीजों को स्मूथ कर रहे हैं। जैसे सेक्शन 16 में था आईटीसी का,
उसमें उन्होंने बोला कि आईटीसी इज अलाउड फॉर द बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। तो एक्साइज और सर्विस टैक्स में वो बोलते थे इन रिलेशन टू। तो इन रिलेशन टू वर्ड में बहुत डिस्प्यूट होते थे। डिपार्टमेंट बोलता था साहब ये तो इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर नहीं है इन द केस ऑफ एक्साइज। एसएससी बोलता था कि ऐसा ये तो इन रिलेशन टू द मैन्युफैक्चर है। तब आपस में झगड़ा होता था, अननेसेसरी कोर्ट में केस जाते थे। तो जीएसटी में उन्होंने बोल दिया कि भैया फॉर द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, एसएससी पे दो टोटल डाल के बोल दिया भैया अगर तुम्हें लगता है कि ये फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, बिजनेस के पर्पज से, आज नहीं तो कल बिजनेस में यूज आनी है, तो तू आईटीसी ले ले, खत्म। तो ये डिम रजिस्ट्रेशन इस टाइप का ही सेक्शन दिया हुआ है। आई होप कि यू विल क्लियर कि भैया जब डिम रजिस्ट्रेशन यही है कि जब डिपार्टमेंट विद इन द टाइम फ्रेम आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं करेगा तब सब्जेक्ट टू द रूल आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा। और अगर रिजेक्शन किया है एक डिपार्टमेंट ने तो वो एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूजीएसटी सबके लिए अप्लाई है। ठीक है, आई होप यू ऑल आर क्लियर ऑन दैट। फिर आता है अपना सेक्शन 27। सेक्शन 27 डील करता है रजिस्ट्रेशन का सीटीपी और एनआरटीपी। सीटीपी मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी मतलब नॉन रेजिडेंस टैक्सेबल पर्सन। ये अपने प्रैक्टिकली मतलब कोई यूज का नहीं है। मतलब आप एक चीज समझिए कि आपके पास अगर 100 क्लाइंट है तो मुश्किल से सीटीपी और एनआरटीपी एक क्लाइंट होगा। दैट्स व्हाई मैं इसको कवर नहीं कर रहा। मतलब हम क्यों टाइम खोटी करें, जो हमारा काम की चीज है वही हम देखते हैं। नेक्स्ट अपना सेक्शन आता है सेक्शन 28, अमेंडमेंट इन द रजिस्ट्रेशन। होता क्या है कि मैंने एक बार तो रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अपनी डिटेल दे दी, पर ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब इनडिफिनिट पीरियड तक मेरी सब चीजें वही रहेगी। ऑब्वियसली कभी मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो गया, कभी मेरे को ईमेल आईडी चेंज करना है, कभी मेरी दुकान किराए की थी, अब मैंने दुकान चेंज कर ली, तो वो छोटे मोटे अमेंडमेंट मतलब आपको करवाने ही पड़ेंगे। तो उसकी प्रोसेस सेक्शन 28 में दी गई है। इसमें अमेंडमेंट को क्या दो पार्ट में बांटा गया है। एक तो नॉन क्रिटिकल, मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, मेल आईडी चेंज कर दिया, ये सब चीजें। एक क्रिटिकल, आपने बिजनेस पहले से चेंज कर दिया, आप जयपुर में रजिस्टर्ड हो, आप बिजनेस पहले सभी चेंज करके जाना चाहते हो कोटा, तो ये थोड़ा क्वेश्चनेबल है देखने, मतलब क्रिटिकल चीज है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 28 सब सेक्शन 1। ये क्या बोलता है? ये बोलता है सब सेक्शन 1, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। अब ये देखो यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन वर्ड यूज आया हुआ है। ये किस लिए आया गया है? क्योंकि अमेंडमेंट कब होगा रजिस्ट्रेशन का? जब आदमी रजिस्टर्ड होगा तब। तो इसलिए यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन वर्ड यूज नहीं है, रजिस्टर्ड पर्सन है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इन ए पर्सन टू whom यूनिक आइडेंटिटी नंबर हैज बीन इश्यूड, ठीक है, shall inform the proper officer of any change in the information furnished at the time of registration or subsequent thereto in such a form manner in which such period as may be prescribed। prescribed क्या हुआ? रूल में। तो मतलब जो भी बंदा कुछ भी चेंजिंग करना चाहता है तो उसको प्रॉपर ऑफिसर को इंटीमेशन, इंफॉर्मेशन देना होगा। और प्रॉपर ऑफिसर को कैसे देगा? वो जीएसटी पोर्टल के थ्रू। ठीक है। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? The proper officer may, on the basis of information furnished under subsection 1, मतलब ऊपर में जो उन्होंने बोला है पोर्टल के थ्रू, और is certain by him, approve or reject amendment in the registration, particularly in such a manner with such time period as may be prescribed। ठीक है, मतलब प्रॉपर ऑफिसर के पास अथॉरिटी होती है कि वो आपका रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट के लिए आपने जो डाला है उसको करेक्ट करे, अप्रूव करे या रिजेक्ट करे। इसका मतलब ये है कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई, अमेंडमेंट के लिए अप्लाई करते हो तो वो एक तरह से आपका एप्लीकेशन है, ना कि इंटीमेशन। इंटीमेशन में क्या होता है कि भैया आपने बता दिया कि साहब हमने ये कर लिया, और एप्लीकेशन में हो गया कि भैया हम ये करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऑफिसर को अथॉरिटी है कि अप्रूव और रिजेक्ट कर सकता है। फिर क्या बोलता है? फर्स्ट प्रोविजन। फर्स्ट प्रोविजन बोलता है दैट अप्रूवल ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर शेल नॉट रिक्वायर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ
amendment of such particular age may be prescribed। मतलब क्या हुआ कि उन्होंने ये बोल दिया कि भैया कुछ एक चीज के लिए आपको ऑफिसर का अप्रूवल नहीं चाहिए होगा। कुछ एक चीज क्या? मोबाइल नंबर चेंज करना, मेल आईडी चेंज करना। आप एक खुद प्रैक्टिकली सोचो, मैंने रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने अप्लाई किया। अब प्रॉपर ऑफिसर के पास वो चीज जाए, फिर प्रॉपर ऑफिसर आपको फोन करे पुराने वाले पे, फिर नए वाले पे फोन करेगा, फिर वो टेलीकॉम अथॉरिटी से कंफर्म करेगा कि ये मिस्टर राम का ही मोबाइल नंबर है। तो मतलब प्रैक्टिकली देखे भी तो अननेसेसरी काम बढ़ना हो गया ना। मतलब अगर कोई मोबाइल नंबर चेंज करता है तो करता है, ठीक है ना, कहाँ दिक्कत है। तो इसलिए उन्होंने रूल बनाया, एक्ट में प्रोविजन कर दिया कि बहुत सारी चीजों के लिए प्रॉपर ऑफिसर का अप्रूवल नहीं चाहिए होगा। वो मतलब एक तरह से इंटीमेशन की कैटेगरी में आ गई, मेल मोबाइल ये सब चीजें। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड प्रोविजन क्या बोलता है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रॉपर ऑफिसर shall not reject the application for amendment in the rejection particulars without giving opportunity of being heard। ये तो नॉर्मल चीज है, लॉ में होता ही है कि जो भी एसएससी है उसको सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। अपने कोर्ट का भी रूल है ही, गवाह सबूत ये वही है, तो उसको टाइम दो। ठीक है। सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? एनी रिजेक्शन और अप्रूवल ऑफ द अमेंडमेंट अंडर स्टेट एंड सर्विस टैक्स एक्ट एंड यूनियन टेरिटरी एक्ट इज द केस में बी डीम्ड टू बी रिजेक्शन अप्रूवल अंडर दिस एक्ट। ये वही चीज है जो मैंने आपको सेक्शन 27 में भी बताया था कि भैया एक में अगर चेंज हो गया वो सारे में चेंज हो गया, तीनों एसजीएसटी सीजीएसटी यूजीएसटी। ठीक है। आई होप कि सेक्शन 28 इज क्लियर। हम जब रूल पढ़ेंगे तब इसमें बाकी चीजें कवर हो जाएगी कि कौन सी चीज के लिए अप्रूवल चाहिए, पीओ का कहाँ नहीं चाहिए, वो सब। नेक्स्ट है अपना सेक्शन 29, कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये पहले एक्ट में था कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये जीएसटी अमेंडमेंट एक 2018 में ये वर्ड एड किया गया था, सस्पेंशन। सस्पेंशन और कैंसिलेशन क्या होता है अगर हम नॉर्मल वे में समझे? सस्पेंशन हो गया कि एक बार उसको सस्पेंड कर दिया ड्यू टू एनी रीजन एज पर द लॉ। कैंसिलेशन हो गया कि भैया उसका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया। सस्पेंशन के केस में क्या होगा कि जो एसएससी है, मतलब मैं थोड़ा लॉ का पुराना स्टूडेंट हूँ, तो मैं अगर वर्ड यूज हूँ एसएससी तो आप समझ लेना मेरा कहने का मतलब है रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है। तो कैंसिलेशन हो गया कि उसका रजिस्ट्रेशन एसएससी का आपने कैंसिल ही कर दिया। ठीक है। 29 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? द प्रॉपर ऑफिसर, मतलब अथॉरिटी देखो डिपार्टमेंट को है, लॉ ने स्पेसिफाई करके दे दिया पूरा। द प्रॉपर ऑफिसर में मतलब इस द केस में भी उसकी इच्छा है, आइदर यूज ऑन मोशन अपनी इच्छा से, और एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर और ऑफ लीगल है। मतलब एक आदमी की डेथ हो गई तो ऑब्वियसली उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा ना। अब लॉ में अगर ये लिखा हुआ हो कि फाइल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, तो वहां उलझ जाएगा मैटर कि भैया रजिस्टर्ड पर्सन तो है ही नहीं। तो कैंसिलेशन का एप्लीकेशन पे कि ये जो बंदे ने साइन किया है वो लॉ तो बोलता ही नहीं है, तो उन्होंने नया वर्ड डाल दिया लीगल है। इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द सच पर्सन, उन्होंने ये सिचुएशन भी कवर कर ली। कैंसिल द रजिस्ट्रेशन in such a manner and within the time period as may be prescribed, having regard to the situation where, मतलब सबसेक्शन 1 ऑफ 29 इन तीन परिस्थितियों में ही एप्लीकेबल है, उसके बाद बाकी सबसेक्शन एप्लीकेबल है। बिजनेस हैज बीन डिसकंटिन्यू, ट्रांसफर including the death of the proprietor, amalgamation, demerge, otherwise disposal of। मैंने दुकान बंद कर दी तो मैं क्या करूंगा? कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन डालूंगा, उसमें रीजन डालूंगा कि भैया कैंसिलेशन क्यों कर रहा हूँ, तो मैं डाल दूंगा साहब मैं तो दुकान बंद कर रहा हूँ, तो आप मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो। प्रोसेस प्रोसेस रूल में दी गई है। इफ देयर इज एनी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
See, the taxable person other than person registered under subsection 25(3) no longer liable to be taxed 22(3) और 22(4). मतलब अगर उस पर अब टैक्स लगना ही नहीं है तो भी वो कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनकी डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे इन द केस ऑफ रूल चैप्टर, जो हम कल करेंगे। आगे क्या लिखा है? फर्स्ट प्रोविजन, ये सीजीएसटी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2018 में आया था। प्रोवाइडेड that during the pendency of the proceeding relating to the cancellation of registration filed by the registered person, the registration may be suspended for a such period is the manner prescribed। मतलब आपने आज अप्लाई किया कैंसिलेशन के लिए, हो सकता है आपके कोई भी रीजन से कैंसिलेशन होने में 2 महीना लग जाए, तो ये 2 महीने तक आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड है। सस्पेंड है तो सस्पेंड के प्रोविजन आपको एप्लीकेबल हो जाएंगे, वो रूल में लिखा हुआ है। सस्पेंड का क्या मतलब हुआ कि भैया आप टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मतलब आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और आप बेनिफिट को पास ऑन नहीं कर सकते। इसको सिंपल वर्ड में अगर हम समझे तो इसका ये मतलब हुआ। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? ये अथॉरिटी देता है पीओ को, असेसिंग ऑफिसर को, कि वो कब कब श्यो मोटो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, ये सस्पेंड कर सकता है। The proper officer may cancel the registration of a person from such date including retrospective date। देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट को फुल्ली अथॉरिटी दे दी कि भैया ये आपका 6 महीने पहले बैकडेट में भी कैंसिल कर देगा। इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या होंगे वो भी हम आगे समझेंगे। ये क्या क्या बोलता है, किन परिस्थितियों में डिपार्टमेंट आपका ये कर सकता है। A registered person who has contravened such provision of the act or rule may thereunder is may be prescribed। उसने रूल एक्ट का उल्लंघन किया है तब कर सकता है। कौन कौन से एक्ट का उल्लंघन करने पे कर सकता है वो रूल में बताया गया है। बी, ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सबसेक्शन 10। सबसेक्शन 10 का मतलब हो गया कंपोजिशन स्कीम। He has not furnished the return of 3 consecutive tax period। 3 क्वार्टर टैक्स पीरियड मतलब क्वार्टर कंपोजिशन में, क्योंकि कंपोजिशन में क्वार्टरली उनको 3B भरना होता है, टैक्स देना होता है। अगर 9 महीने तक उसने टैक्स नहीं दिया तो वो कैंसिल कर सकता है शो मोटो। सी, एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ए पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लोज बी, मतलब कंपोजिशन को छोड़ के, he has not furnished a return for the continuous period of 6 month। मतलब आपने 6 महीने तक रिटर्न ही नहीं भरा। रिटर्न मतलब सेक्शन 39, दैट मींस 3B, तब आपका वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। अब जैसे अभी जो ये इतने रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए हैं जिनका भी रिवोकेशन चल रहा है वो यहीं से कैंसिल हुए थे। डिपार्टमेंट ने शो मोटो सबसेक्शन 2 क्लोज सी के थ्रू कर दिए थे। आपने 6 महीने तक 3B नहीं भरा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल। डी, एनी पर्सन हु हैज टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन बट हैज नॉट स्टार्टेड द बिजनेस। मैंने एक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया कि भैया मेरा व्यापार करने की इच्छा है, मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ। मैंने अपना एड्रेस कोई दे दिया कि भैया मैं यहाँ से करूंगा। अब 6 महीने 7 महीने बाद डिपार्टमेंट वाला कभी वहां आया तो पता चला कि भैया वहां पे तो अभी तक दुकान स्टार्ट ही नहीं हुई है। ठीक है, तो अगर मैं जीएसटीआर 1 और 3B भर भी रहा हूँ नील का तो भी डिपार्टमेंट मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ही नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ फ्रॉड, विलफुल स्टेटमेंट, सप्रेशन। ये तो डिपार्टमेंट हमेशा अपने पास ऑप्शन ओपन रखता है कि भैया किसी ने गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन लिया है, राम ने श्याम के नाम पे ले लिया, श्याम ने हरि के नाम पे ले लिया, आपने अपने स्टाफ के डॉक्यूमेंट का मिसयूज करके रजिस्ट्रेशन लिया। इन दैट केस वो ऑथोराइज्ड है कि वो रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल कर सकते हैं। फिर फर्स्ट प्रोविजन क्या बोलता है? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, ये तो देनी पड़ेगी। फिर अब सेकंड प्रोविजन जो सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 से आया था, प्रोवाइडेड फर्दर that during the pendency of the proceeding relating to the cancellation, the PO may suspend the cancel registration for such period as may be prescribed। कि उसने आपको नोटिस दिया कि भैया आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों न किया जाए, तो
नोटिस से लेके कैंसिलेशन तक का जो पीरियड है उसमें सस्पेंड कर सकता है, उसको अथॉरिटी है। तो यहाँ पे अपनी एक चीज क्लियर हुई कि कई बार अपन देखते हैं कि भाई डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, कैसे कर दिया, तो वो यहाँ से किया सबसेक्शन 2 सेक्शन 29। अभी जो आया हुआ है वो इसी को ही ओवरराइड करके एक सर्कुलर दे दिया, रूल दे दिया कि भैया हम अब ये अथॉरिटी दे रहे हैं रिवोकेशन के लिए। 3 क्या बोलता है? द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस सेक्ट शेल नॉट अफेक्ट लायबिलिटी ऑफ द पर्सन टू पे टैक्स और डिस्चार्ज एनी ऑब्लिगेशन अंडर दिस सेक्ट और रूल मेड देयर अंडर टैक्स पीरियड प्रायर टू द कैंसिलेशन। बहुत अच्छी चीज है। हुआ क्या कि मेरा रजिस्ट्रेशन आज डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया 6 महीने पुराने रिट्रोस्पेक्टिव डेट से। तो भैया अब ये मैं थोड़े बोल सकता हूँ कि भैया मेरा तो सिंस कि मैं तो रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ तो मैं किस बात का टैक्स दूं। ना ना, आपको देना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है ना, shall not affect the liability to pay tax। आप तो हो, हवेली पे आ गए अब, ठीक है। सबसेक्शन 4 ये यही बोलता है कि भैया एक में कैंसिल कर दिया तो वो सब में कैंसिल है, ठीक है। 5 क्या बोलता है कि भैया अगर किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो उसने जो क्रेडिट ली है उसको रिवर्सल करना होगा। ये क्या बोलता है देखो, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जिसके पास रजिस्ट्रेशन था, whose registration is cancelled by registration shall pay an amount। पे करेगा कैसे? बाय वे ऑफ डेबिट इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है। इक्विवेलेंट टू द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट हेल्ड इन द स्टॉक। आईटीसी होगा वो रिवर्सल होगा, आईटीसी रिवर्सल होगा, और कैपिटल गुड्स का भी रिवर्सल होगा। कैसे होगा वो रूल में बताया गया है। तो ऐसा नहीं कि मतलब आपके पास रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हो गया और आप डिपार्टमेंट को कल बोलते हो कि भैया मेरा तो आईटीसी पड़ा है, मेरे को तो रिफंड दो, या कुछ और नहीं। जो गया वो गया। provided that in the case of capital goods or plant or machinery, the taxable person shall pay an amount equal to the ITC taken reduced by the such amount। ये रूल 42 लग गया यहाँ पे। प्रोपोर्शनेट बेसिस पे रिजेक्शन होगा। The amount payable under subsection 5 shall be calculated in the such manner as may be prescribed, ठीक है। फिर अपना आता है नेक्स्ट रिवोकेशन। अब क्या होता है कि डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया या आपने करवा दिया। अब अगर आपकी हो गया, ऐसी सिचुएशन बनती है कि साहब मेरे को तो रजिस्ट्रेशन का रिवोकेशन चाहिए, मेरे बिजनेस बंद हो गया था ड्यू टू एनी रीजन, अब मैं वापस बिजनेस चालू कर रहा हूँ, तो साहब आप मेरा रजिस्ट्रेशन रिस्टोर कर दो ना, ताकि मेरे को आईटीसी का बेनिफिट मिल जाए। क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो गया तो आपका जो सप्लायर है उसने जीएसटीआर 1 में दिखाया हुआ है आपका टैक्स, तो वो आपको मिलेगा नहीं। और रिवाइज्ड वो बिल दे सकता है 1 महीने के अंदर, तो उन बातों को आज 6 महीने हो गए। इन दैट केस अगर आप आईटीसी लेना चाहते हो और अपना रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हो गया इसका रिवोकेशन करना चाहते हो, तो उसका क्या प्रोसेस होगा? उसका ये प्रोसेस होगा, रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन subject to the such condition as may be prescribed any registered person whose registration is cancelled by the proper officer or his own motion। यहाँ पे दोनों को कवर कर लिया, खुद भी वापस रिवोक के लिए डाल सकता है। may apply for the such officer for the revocation of cancellation of registration in the manner within 30 days from the date of service of cancellation order। मतलब डिपार्टमेंट ने 3B नहीं बढ़ने की वजह से मैंने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, तो मैं भैया कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 30 दिन के अंदर मैं 3B भर दूं और मेरा एक एप्लीकेशन दे दूं डिपार्टमेंट को कि भैया मेरा रजिस्ट्रेशन आप कैंसिल कर दो, क्योंकि मैंने अब वो चीज कर दिया है। विद इन 30 डेज ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर अपील कर दी और साथ में मैंने रिटर्न भी भर दिया, तो डिपार्टमेंट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। द प्रॉपर ऑफिसर में in such a manner with such a period as prescribed in the order either revoke or cancellation। वो डिपार्टमेंट का कॉल है। अभी जिससे हुआ था ना कि रिवोकेशन के लिए उन्होंने लोगों ने डाले थे, वो 15-15 दिन तक खड़े थे। वो क्यों खड़े थे? वो इस रीजन से खड़े थे कि भैया सेम इज द कॉल ऑफ द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट आपसे रीजन पूछ रहा है, भैया क्यों आपने रिटर्न नहीं भरी, क्यों आपका कैंसिल हुआ, फलाना डीम का, ये सब इस वजह से पूछे गए थे। यहाँ पे अथॉरिटी दी गई हुई है पीओ को।
First provision, provided that the application for the revocation of cancellation of register shall not rejected unless opportunity of being heard. ठीक है। और सबसे लास्ट 3 ये बोलता है कि एक में कैंसिल तो सब में कैंसिल। अब ये कुछ रूल है, रूल 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8 से लेके 26 तक ये डील करते हैं रजिस्ट्रेशन में। मेनली ये जो रूल है वो है प्रोसेस वाले, जो हमने अभी ऊपर पढ़े थे ना सेक्शन 30 तक, वो अप्लाई कैसे होंगे ये हम कल वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कि भैया 22 में ये लिखा हुआ है कि उसने एप्लीकेशन करेगा और देगा, अब देने की प्रोसेस क्या होगी वो। तो जब आप ये नेक्स्ट वीडियो देखोगे ना तब आपका चीज पूरा क्लियर हो जाएगा कि रजिस्ट्रेशन के बारे में लॉ क्या बोलता है, रूल क्या बोलते हैं, एक्चुअल में हो क्या रहा है, और जो पोर्टल में आप कर रहे हो वो किस वजह से ये प्रोसेस से हो रहा है, ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आज का ये हमारा चैप्टर मैं अब खत्म करता हूँ। इफ यू हैव वॉच, आप सब्सक्राइब कीजिए ग्रुप को, चैनल को, और फीडबैक जरूर देना। फीडबैक से ही मुझे पता चलता है कि मतलब क्या इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू।